नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग उस विषय पर चर्चा करेंगे जो पिछले लॉकडाउन में जो लॉकडाउन चल रहा था उससे पहले एसएससी की सीएचएसएल का पेपर हो रहा था। ठीक, तो एसएससी की सीएचएसएल का पेपर हो रहा था, एक दो तीन पेपर हुए, इसके बाद भाई उसको क्या किया गया, रोक दिया गया है। तो उसी का थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट हमने तैयार किया है। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल का मैथ का सेट 1 देखेंगे कि सेट 1 में जो भी हमारे पास 25 क्वेश्चनों का संग्रह है, जो आपका क्या होगा पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उन पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटिव बहुत सारे क्या होगा नियम वगैरह होंगे, धीरे धीरे उसमें क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा लेते न ले। एसएससी के सीएचएसएल मैथ सेट का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन आपका क्या होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटिव क्वेश्चन है आपका। पहला जो क्वेश्चन है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटिव क्वेश्चन है। इसमें पहले वाले क्वेश्चन में दिया क्या है, किसी मूलधन पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3.5 वर्षों का साधारण ब्याज 2940 रुपये है। उसी मूलधन पर उसी ब्याज दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। और रुपए में सन्निकट का मतलब साफ साफ कंफर्म हो चुका है कि यह वैल्यू जो निकाली जाए वो दशमलव में रहेगी, लेकिन हमें क्या करना है, आपका दशमलव वाले पोर्शनों को छोड़ देना है। ठीक है ना, लगभग में आपको क्या उत्तर देना है। ठीक, तो हमने पहले ही बात किया कि भाई आपके पास क्या होगा, एक साधारण ब्याज एसआई और आपका चक्रवृद्धि ब्याज आपका क्या होगा सीआई। साधारण ब्याज आपका क्या होगा 3.5 वर्ष के लिए है और चक्रवृद्धि ब्याज आपका क्या होगा 2.5 वर्ष के लिए है। साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी धनराशि पर जो भी हम लोग ब्याज देते हैं वो केवल मूल धनराशि पर ही ब्याज देते हैं। जब भी हम लोग ब्याज देंगे तो केवल मूलधन की धनराशि पर ही क्या करना है, ब्याज देना है। अब बताइए 10% के हिसाब से 3.5 साल में, तो ये कन्फर्म है कि यदि एक साल में 100 रुपये यदि मूलधन है, एक साल में ब्याज यदि 10 रुपये आप देते हो, 100 रुपये का 10% का मतलब है क्या, प्रति 100 रुपये में 10 रुपया ब्याज। प्रति 100 रुपये में यदि 10 रुपया ब्याज आप देते हैं तो साधारण ब्याज में पहले साल में 10%, दूसरे साल में 10%, तीसरे साल में 10%, आधा साल और हुआ तो कितना 5%, कुल मिलाकर के 3.5 वर्ष में 10 10 10 10 10 10 फिर 5, कुल मिला के कितना परसेंट, 35% आपने ब्याज पाया। कितने साल में, 3.5 साल में। किस राशि पर अथवा किस रेट पर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर आपको मिला है। अब ये सीआई आपका 2.5 साल में, यानी एक साल पूरा 10% देगा, दूसरे साल में 10% और आधे साल में क्या होगा 5%। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता चक्रवृद्धि ब्याज वाले में कि मूल धनराशि पर आप तो ब्याज देंगे, साथ में ब्याजों पर दिए गए ब्याज को भी देना पड़ता है। यानी कुल मिला जुला करके चक्रवृद्धि ब्याज में क्रमांगत वृद्धि का कॉन्सेप्ट होता है। तो क्रमांगत वृद्धि के कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि भाई पहले इन दोनों को लेकर हमने सॉल्व किया, तो हमने इन दोनों का गुणा किया तो क्या आया 100 आया। ठीक, फिर इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना आया 20। तो यहां पर आपका क्या, दो वैल्यू अथवा 2 प्लेस के बाद दशमलव लगा देना है। ठीक, और आप बताइए 100 है, दशमलव लगाते तो एक हमारा बच जाएगा कैरी, उठ करके चला आएगा 20 के पास, तो कितना होगा 21। अभी तक तो हमने एक ही बात देखा कि यहाँ 21% मिला, किन दोनों से मिला के, इन दोनों से मिला करके। इसके बाद क्या बचा आपके पास 5 है, तो 5 की बात हमने कर दिया। ठीक, वही कॉन्सेप्ट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आया, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 26 आया।
अब आप दो अंक पर दशमलव लगा, दशमलव लगा दिए तो 0.5 हुआ। अब ये कैरी हमारे पास है, उठ करके यहाँ पर आएगा, कितना होगा 27.05। तो यहाँ पर साफ साफ लगा कि यदि सीआई की बात बोले तो 35%, और एसआई की बात एसआई की बात बोले तो 35%, और सीआई की बात बोले तो कितना होगा 27.05। ठीक है, तो मैं इस चीज को मिटा देता हूं। तो सीआई आपके पास क्या हो जाएगा 27.05, और यहाँ क्या होगा एसआई कितना होगा 35 हो गया। तो थोड़ा सा एक चीज है, इन दोनों के बीच में हम लोग रेशियो बना लेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। हमने दशमलव को ही हटा दिया तो ये 3500 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 27.05 हो जाएगा। मैंने 7 से काटा, करीब करीब 7 से कट जाएगा भैया, या फिर 5 से ही काट देते हैं। हमने 5 से काटे, 7 से नहीं कट पाएगा, 5 से काटते हैं। 5 सते 35 से 700 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, बचेगा 2, 5 चौक के 20 बच जाएगा 1, 541 हो जाएगा। इसके बाद ये 7 से कट भी नहीं पाएगा, 7 सते 49 बच जाएगा, कितना यहाँ पर 5 बच जाएगा, कट भी नहीं करेगा। तो ओवरऑल आपके पास 700 और 541 है। 700 में कितनी वैल्यू दिखाने लगा था, सीआई का कितना दिया था, सॉरी एसआई 2940 है। तो एक पर कितना होगा, 1 0 से 0 कैंसिल, 7 से काटे, 7 चौक 28, 7 एकम 7, ठीक, 7 चौक 28, 1 7 सॉरी 7 दूनी के 14, क्लियर है। लेकिन एक 0 होने से एक अंक पर 10 लग गया, एक हिस्से में इतना होगा। तो आप ये बताइएगा कि जो सीआई है कितना है 541 है ना, तो 541 गुणे 4.2, तो सॉल्व करने के बाद लगभग में आपका क्या होगा, जैसे हमें ना सॉल्व करना पड़ा तो देखिए 2 एकम 2 हो गया, 2 चौक के 8, 4 एकम 4 8 4 12 के 2 हो जाएगा, हासिल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर क्या कर लेंगे, 2 पछे 10, 4 चौक 16, 10 26, 1 27 के क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर आगे क्या कर लेंगे, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 2 कितना होगा 22 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक अंक पर 10 हो, मैंने एक अंक पर 10 लगा, तो इस तरीके से हमें क्या करना, सन्निकट बताना है। तो 2272 रुपया आपका क्या होगा उत्तर निकल के आएगा। ठीक, कुछ नहीं करना था। 3.5 साल का सीआई अथवा एसआई निकालना है, तो 10% के हिसाब से 3.5 साल का 10% के हिसाब से 3.5 साल का एसआई कितना होगा 35, 10% के हिसाब से 2.5 साल का सीआई कितना हो 27 क्या होगा 5। अब इनका रेशियो बनाए तो यहाँ से क्या होगा 3500 2700 और 2705। अब यहाँ पर 700 और यहाँ 541 हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करने के बाद कितना होगा भाई, ये 700 हिस्से में था ना, तो एक हिस्से में था, तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 2772 रुपये निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दे दिया है, कोई डीआई के क्वेश्चन है। डीआई के में दिया हुआ क्या है आपका, दिए गए दंड आरेख भाई दंड आरेख नहीं, बार ग्राफ में किसी भी फैक्ट्री में 5 वर्षों के दौरान एसी मशीनों के लक्ष्य उत्पादन और वास्तविक उत्पादन को दर्शाया गया है। भाई जो ये रेड अथवा ये ब्लू वाली जो लाइन है वो आपका क्या होगा टारगेट, यानी क्या होगा आपका क्या होगा, यहाँ पर लक्ष्य की बात कर रहा, लक्ष्य उत्पादन की बात हो रही है। और जो आपके पास क्या होगा रेड लाइन है, लगभग हमें रेड दिखाई दे रही है, वो आपका क्या हो गया वास्तविक उत्पादन की बात कर रहा है। ठीक, अब इसमें आपका क्या होगा, इसका मुझे अध्ययन करना है। अध्ययन में क्या करना है कि भाई जनवरी में यदि हमने कह दिया कि जनवरी में मेरा टारगेट 60 का था और वास्तव में मेरा यहाँ क्या होगा 70 बना, फरवरी में टारगेट 30 का है, वास्तव में मेरा कितना होगा 50 का, मार्च में कितना है 80 है, वास्तव में कितना है 100 है, अप्रैल में टारगेट कितना 90 है, वास्तव में कितना है 80 है, मई में कितना है 100 है टारगेट में, और आपका क्या एक्चुअल में कितना हो जाएगा 120 है। ठीक, तो अभी प्रश्न में क्या कह रहा था कि जनवरी और अप्रैल महीने का एसी का लेना है, वो भी अब जनवरी और अप्रैल महीने के एसी मशीनों का संयुक्त लक्ष्य उत्पादन
यानी कि लक्ष्य उत्पादन हमें लेना है, टारगेट वाला लेना है। तो टारगेट वाले में ब्लू लाइन की बात किया जा रहा है। अब कब की बात कर रहा है? जनवरी और अप्रैल की बात कर रहा है। जनवरी में कितना था? 60 था। जनवरी में कितना है? 60 है। और अप्रैल में कितना है? 90 है। तो इन दोनों का टोटल योग देखना था। फिर बोला क्या है? मार्च और अप्रैल महीने का एसी मशीनों का संयुक्त वास्तविक उत्पादन। मार्च में देखा गया एसी का कितना है? 100 है। ठीक। और आपका क्या होगा? मार्च के बाद क्या दिया है आपका यहाँ पर? अप्रैल की बात कर रहा है। तो अप्रैल में आपका कितना होगा? 80। यानी कुल मिला जुला के ये 100 प्लस क्या होगा? 80 हो गया। इतनी बात समझ में आएगी। अब कह रहा है सीधा सीधा बात, उनका अनुपात क्या था? तो हमने देखा कि 9 6 15 150 हुआ। और यहाँ कितना होगा? 180। 3 से काटेंगे भाई, 1 0 से 0 कैंसिल होगा। 3 5 15, 3 6 क्या होगा? 18। तो इनमें क्या दिया? 5 संबंधे 6 का रेशियो मिलेगा। ठीक है ना? बात समझ में? बहुत आसान है, डीआई बहुत सिंपल है। बस इसमें क्या करना है? दिए हुए निर्देशों को पालन करते हुए जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हमने प्रश्नों को सॉल्व करते जाएंगे, एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, ये आपका क्या होगा? ज्योमेट्री में वृत्त वाले क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन है। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर काटते हैं और उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी? ठीक। अब आइए देखते हैं हम लोग। दो वृत्त की बात करेगा। एक वृत्त आपका ये है, 15 और 12 है। वृत्त परस्पर काटते हैं, मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बड़ा बनाएं। ये आपका सेंटर दोनों का है। ये आपके क्या हो गए? उभयनिष्ठ जीवा है। और ये इसका रेडियस मैंने ले लिया और इसका रेडियस आपका ये ले लिया। इसको मैंने कह दिया जब 15 है और ये क्या होगा? 12। इनको सीधा लंबवत दूरी निकाल देते हैं। लंबवत होता है भाई, एक दूसरे के बीच की जब दूरी निकालते हैं तो लंबवत दूरी होती है। जब लंबवत दूरी होती है तो सीधा सीधा नापते हैं। और ये जो आपका क्या होगा? यहाँ पर कटा रहता है वैल्यू, ये अब मैंने कह दिया आपका 90 डिग्री पे ही कटा रहता है। ठीक है ना? 90 डिग्री पर कटा रहता है। और टोटल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितना? 18 था। तो ये कितना है? 9 हो गया। बात समझ में? क्योंकि नियम कहता है कि किसी भी वृत्त में किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांट देती है। इसलिए जीवा उभयनिष्ठ जीवा 18 सेंटीमीटर का था, तो 9 ये होगा, तो 9 इधर भी हो जाएगा। ठीक। अब अभी बताइएगा कि यदि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यदि ये x है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यदि मैं कह दिया y है, तो ये दोनों केंद्रों के जो बीच की दूरी है x और y दोनों को जोड़ दिया जाए। अभी बताइएगा कि x और y निकालना है। ये x क्या है? ये तो हमारा कर्ण हो गया, ये आधार होता लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो आखिर यदि इसकी x की वैल्यू निकालना होगा तो 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर निकालोगे। y की वैल्यू निकालना हो गया तो 12 करड़ी में 12 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सॉल्व करके। 225 में से 9 9 81 घटा देते हैं। 225 में से 81 घटा देते हैं तो 225 माइनस 81, तो इस तरीके से 5 में से गया क्या होगा? 4 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़, चलिए कोई बात नहीं, कर रहे हैं तो कर ही देते हैं। नहीं तो बड़ा आसान होता है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, बहुत आसान हो जाएगा। 15 9 कितना होगा? 24 हो जाएगा। और 15 में से 9 गया कितना होगा? 9 7 9 6 15 होता है। ठीक। तो 24 6 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ 12 9 कितना हो जाएगा? 12 9 21 हो जाता है। 12 में से 9 गया कितना? 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 गुणे 7 गुणे 3
इसका वर्गमूल बाहर निकल जाएगा तो 3 कड़ी में क्या होगा 7 हो जाएगा। तो अब हमसे क्या पूछा था, केंद्रों के बीच की दूरी यानी x प्लस वाई, तो हम लोग x प्लस वाई करते हैं तो x की जगह पर क्या पाए थे 12 पाए थे और y की जगह पर क्या पाए थे 3 कड़ी में 7 पाए थे। तो इस तरीके से आपके पास रिजल्ट क्या होगा 12 प्लस 3 कड़ी में 7 आपका क्या होगा दिए हुए ऑप्शन में बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दे दिया है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अलजेब्रा में इसमें जो दिया हुआ चौथा प्रश्न में कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 27 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 125 हो तो 4abc की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक, भाई देखिए यहाँ पर पुट वैल्यू रखने में भी थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ जाएगा। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे आइए देख लेते हैं। भाई एक सूत्र हमारे पास ये दिया रहता कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी दूसरे कोष्ठ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यही की बात कर रहा है। अब आप बताइएगा कि यदि मान लेते हैं कि हमारे पास मिला ये वाली वैल्यू क्लियर है, ये वाली वैल्यू क्लियर है, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट और लेके चलते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें ये ऐसा लग रहा है कि यदि हम ए बी बी सी सी ए की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट करते तुरंत हमें 3abc क्लियर होता। अब वहां से हम लोग 4abc निकाल लेते। अब यहाँ पर देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी की जगह पर क्या रख पाते हो आप 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 27 माइनस प्लस 2 ए बी बी सी और क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, तो 50 हो जाएगा माइनस 27 बराबर 2 ए बी बी सी और क्या होगा सी हो जाएगा। अब ये बताइएगा -2 तो आएगा, कंफर्म है भाई। देखिए थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भाई प्रैक्टिस सेट में आपका क्या रहा है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन फास्ट करिए, 2 से 2 काट देते हैं -1 आ जाएगा, ए बी बी सी और क्या हो जाएगा सी। फिर उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ पर पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह पे 125 रख देना है, रख दिया मैंने, 3abc हो गया, क्लियर है। फिर इसके बाद हमें बराबर कर देना है, a प्लस बी प्लस सी की जगह पर क्या रख देना है 5 रख देना है। फिर क्या होगा यहाँ पर 27, फिर माइनस है और माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस 1 मिला के कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 5 गुणे 28 100 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। और यहाँ क्या निकला है 125 प्लस माइनस 3abc है। अब इस तरीके से 3abc बराबर कितने को हो जाएगा, माइनस का कितना होगा 15, तो abc बराबर कितने को हो जाएगा माइनस का 5। जब abc बराबर माइनस का 5 हो जाएगा तो आपसे 4abc पूछा है ना, 4abc के जगह पर -5 लिखा, -5 चौके क्या होगा 20, क्या वैल्यू निकल के आएगा माइनस का 20 हो जाएगा। थोड़ी देखिए कैलकुलेशन ऐसा लग रहा है कि लेंदी है, ठीक है, लेकिन बस ये कि भाई सूत्र यदि आपको याद है तो फिर फटाफट अपना क्या कर रखते जाएंगे और उसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना। अब बाकी यदि आप पुट वैल्यू से लेके चलते हैं तो पुट वैल्यू में आपका क्या होगा, क्योंकि देखिए दिक्कत ये है कि आपके पास ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक भाई, आपके पास चर राशियां कितनी है 3 और इक्वेशन भी हमारे पास क्या होगा 3, तो हम लोग किसी एक को कुछ भी मान करके कोई भी उत्तर निकालना संभव नहीं है। कारण क्या है कि भाई हर एक अक्षर
जो भी आपके पास चर राशि है वो इक्वेशन पर क्या है, डिपेंड है। 3 इक्वेशन दिया था, 3 चीजें दी थी, इसलिए हमें क्या करना, थोड़ी डिटेल लेके जानी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ए और बी की आय का अनुपात 2 संबंधित 3 है और उनके व्यय का अनुपात 1 संबंधित 2 है। ठीक, यदि बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। ठीक भाई, देखिए साफ साफ है कि आय 2 संबंधित 3 था, ये आय है। व्यय कितना है, 1 संबंधित 2 है। और जो बी का जो व्यय है, यानी बी का जो व्यय 2 है और बी के व्यय का 90% ए की आय है, यानी मैं 2 का यदि 90% यदि निकालता हूं, 2 का यदि 90% यदि मैं निकालता हूं, 2 का 90% यदि निकालता हूं तो किसकी आय निकल के आएगी, ए की आय मतलब 2 आएगी। ऐसे में हमने देखा कि एक हिस्से में 10/9 का फॉर्म नजर आ रहा है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होगा, ऐसा लग रहा है कि अनजान में जगह में चल रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसको हमने x मान लिया और यहाँ पर हमने मान लिया कि y और ये क्या होगा 2y। जो 2y का 90% है, 90% वो किसके बराबर, ए की आय के बराबर है। भाई क्वेश्चन में ही बोला था बी के व्यय का 90% ए की आय है, बी के व्यय का 90% ए की आय, तो 2y का 90% कितने हैं, ए की आय के बराबर। अब थोड़ा शांत कर लेते हैं, 0 से कैंसिल, y/x बराबर क्या होगा 10/9 हो जाएगा। y की जगह पर 10, x की जगह पर क्या होगा 9। तो इस तरीके से क्या होगा, x की जगह पर क्या 9, 9 दूनी 18 है, 9 तरीके 27, ये तो आय हो गई। व्यय क्या हो जाएगा, यहाँ पर y 10 और यहाँ 10 दूनी के 20। अब आप बताओ 18 रुपए कमा के यदि 10 रुपए खर्चा किए तो बचाए कितना 8, 27 रुपए कमा के 20 रुपए खर्चा कर लिए तो बचाए कितना 7, तो रेशियो कितना 8 संबंधे 7 हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, ये बी वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान है भाई। आय को 2x और 3x माना, व्यय को y और 2y माना। यदि व्यय के b की व्यय का, b की व्यय कितना 2y का 90%, एक यह है कितना 2x की, काट देंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। वहां पर क्या होगा y/x बराबर क्या हो जाए, सॉरी y/x ले लेते हैं बराबर 10/9। y को डिनोट करता है 10, तो x को डिनोट कर रहा है क्या 9, यानी x की जगह पर 9 दूनी 18 होगा, 9 तरीक 27, और y की जगह पर क्या 10 से कम 10 होगा, 10 दूनी के 20। 18 रुपए कमा के 10 रुपए खर्चा किए, 8 रुपए बचा। 27 रुपए कमा के 20 रुपए खर्चा के 7 रुपए, तो उसमें बचतों का अनुपात क्या हो जाएगा 8 संबंधे 7 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB 7 सेंटीमीटर, BC 24 और AC 25 सेंटीमीटर है। यदि G त्रिभुज का केंद्रक है तो BG की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। भाई देखिए यहाँ पर क्या होगा, यदि 7, 24, 25 ट्रिपलेट नंबर है, यह क्या होगा, यह एक समकोण त्रिभुज की रचना करता है। तो समकोण त्रिभुज की जब रचना करता है तो यहाँ पर हमने कह दिया चलो ये 7, ये 24 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी 25 हो जाएगी। आए बात समझ। और यहाँ पर आपका क्या होगा, यदि जी त्रिभुज का केंद्रक है तो किसी भी त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में माध्यिकाओं का कटान बिंदु ही आपका क्या कहलाता है केंद्रक। इसका मतलब माध्यिका खींचना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अब हमने यहाँ से माध्यिका खींचा तो ये मैं मान लेता हूं कि ये डी है, ये ए है, ये बी है और क्या होगा सी। बी डी हमारे पास माध्यिका है। तो इसका एक नियम कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका कर्ण की क्या होती है
आधी होती है। इसका मतलब 25 यहाँ पर है, तो ये 25 बटा क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यानी बीडी की लंबाई जो होगी 25 बटा क्या होगा, 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ। फिर आगे एक बात और कहता है कि भाई जो केंद्रक होता है, मैंने मान लिया केंद्रक हमारे यहाँ क्या होगा, जी। केंद्रक सदैव माध्यिका को 2 संबंधी 1 के अनुपात में काटती है। 2 वाली वैल्यू क्या होगी, वो 2 कौन होगा, यानी केंद्रक से शीर्ष के बीच की दूरी को 2 बोला गया, तो केंद्रक से मध्य बिंदु के बीच की दूरी को 1 बोलेंगे। केंद्रक से शीर्ष के बीच की दूरी को 2 बोलेंगे, केंद्रक से मध्य बिंदु के बीच की दूरी को 1 बोलेंगे। इसका मतलब यहां से यहां तक टोटल 3 हिस्सा हुआ, 2 और 1 मिला के कितना होगा, 3, जिसमें बीजी की लंबाई क्या है, 2। इसका मतलब साफ साफ है जो बीजी की लंबाई है 3 हिस्से में 2 हिस्सा किसका, 25 बटा क्या होगा, 2 का। 2 से 2 कैंसिल, 25 बटा क्या होगा, 3। ये 8 सही 1 बटा क्या होगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका 8 सही 1 बटा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए भाई, बहुत आसान है, नियम छोटी छोटी है, उसको आप थोड़ा सा सुन करके याद रख लीजिएगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में माध्यिका की लंबाई कर्ण की आधी होती है, पहला नियम मैंने बताया था। दूसरा नियम यह है कि किसी भी त्रिभुज में माध्यिका में जो अथवा माध्यिका एक दूसरे को 2 संबंधी 1 के अनुपात में काटती है, उसका कटान बिंदु ही आपका क्या कहलाता है, उसका कटान बिंदु ही आपका क्या कहलाता है, केंद्रक। जब केंद्रक की बात करेगा 2 संबंधी, उसी का कॉन्सेप्ट आपने देखा था कि 8 से 1 बटे 3 इसका उत्तर आया था। ठीक है ना, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर ग्राफ से ही है। अगले वाले प्रश्न में कह रहा था, अगले वाले प्रश्न में कह रहा है भाई वही चीजें, सेम ग्राफ है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर जब सेम ग्राफ है, पूछ रहा है कि फरवरी, अप्रैल और मई के महीने में एसी का कुल लक्ष्य उत्पादन, टारगेट वाली बात कर रहा है। टारगेट मतलब साथ सीधा सीधा बात है, ब्लू लाइन की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि फरवरी, अप्रैल और मई, फरवरी, अप्रैल, मई। फरवरी में ब्लू लाइन कितनी है, 30 है। ठीक, अप्रैल में कितनी है, 90 है। मई में कितनी है, 100 है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, टारगेट वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 3 12, यानी टोटल मिला के 220 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद वास्तविक एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू किसकी बात कर रहा था, पूरे 5 महीने के दौरान कुल वास्तविक उत्पादन का। तो सीधे 5 महीने का वास्तविक जो उत्पादन हमारा हुआ है, तो देखेंगे ये क्या है, 70 और 50, 7 5 12 हो जाएगा, 120, 100, 120, 100 मिला 220 और 80, 300 और 120 मिला के कितना हो गया, 420 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन में एक सीधा सा बात बोला है कि ये फरवरी, अप्रैल और मई महीने के एसी मशीनों का कुल लक्ष्य उत्पादन का पूरे महीने में जो आपके पास वास्तविक उत्पादन है उसका कितना % है। तो मैंने सीधा सा बात किया कि भाई ये जो 220 है, ये जो आपके पास 220 है ना, 420 का कितना % कह रहा है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब आपका क्या होगा, 52, यही वाला उत्तर आपका हो जाएगा, 52 क्या हो जाएगा, 3% आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ऐसे आपका क्या होगा, ये 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आठवें क्वेश्चन में चलते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है, यदि उसने उस वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचता है तो उसे 37 रुपया अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। सीधा सा बात है, यदि ऐसे प्रश्न होता है तो भाई यहाँ पर आपके पास क्या होगा, क्रय मूल्य होता है। इसके पीछे गया था भाई तो 8% लॉस में चल रहा था, अब इससे आगे जा रहा है तो 10.5% का क्या होगा, प्रॉफिट। मतलब सीधा सा बात है, यहां से यहां जाने में 8% प्लस 10.5 मिला के कितना होगा, 18.5% बढ़ने से रुपया कितना हो गया, 37।
बस समझे भाई, क्रय मूल्य से बैक जाएंगे, पीछे जाएंगे तो आपका कितना होगा, 8% की हानि है। और क्रय मूल्य से जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 10.5% का लाभ। तो यदि मैं टोटल देखूं कि भाई यहां मेरे पास भी क्रय मूल्य था और यहां मेरे पास भी क्रय मूल्य है, इस विक्रय मूल्य से इस विक्रय मूल्य के पास पहुंचने में 8% और 10.5 मिलाकर 18.5% बढ़ते हैं, तो वैल्यू कितनी बढ़ जा रही है, 37 रुपये बढ़ रही है। तो 1% पर आपका कितना होगा, 2, तो 100% पर आपका कितना होगा, 200, 18 का दोगुना 37 हो जाता है, तो 1% पर 2 हो जाए तो 100% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा था, रेलगाड़ी से है, समान लंबाई वाली दो ट्रेनें समांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में क्रमशः 54 किलो प्रति घंटा और 42 किलो प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज चल रही ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की प्रत्येक ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी हो जाएगी। ठीक, अब आप ये बताइएगा कि इसमें जब दो ट्रेनें जब एक दूसरे को पार करती है, चाहे सेम दिशा में हो और चाहे आपका क्या विपरीत दिशा में चल रही हो, हमेशा सदैव एक दूसरे को पार करेंगी। तो इस तरीके से क्या हो, उनके द्वारा चली गई दूरी दोनों की क्या होगी, लंबाई। और यहाँ पर समान लंबाई बोला, इसलिए हमने कह दिया L प्लस L। तो उसके बाद द्वारा चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल में क्या होगा, जब दो गतिमान वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान होते हैं तो उनका चालों का क्या होगा, अंतर हो जाता है। इसलिए 54 माइनस 42, ठीक, ये चूंकि किलो पर घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 है, और समय कितना है, ये 63 हो जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2L बराबर 54 में से 42 घटा देते हैं तो कितना बच जाता है, 12, 5/18 और ये 63 है, 9 7 63, 9 दूनी 18, 2 6 12, तो 2L बराबर 210 आ जाएगा। कैसे, 56 30 7 क्या होगा, 210। तो L बराबर कितने को होगा, 105। चलिए ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 105 हो जाएगा। एक एक ट्रेन की लंबाई 105 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा लग रहा है भाई देखिए थोड़ा सा जरूरी हमें प्रैक्टिस कराना, क्योंकि भाई ऐसे हम लोग प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करते जाएंगे तो चैप्टर आपका क्या होगा, क्लियर होता चला जाएगा, एक एक चैप्टर का कुछ न कुछ नियम मिलता चला जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी है जो छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है। इसका मतलब दो संकेंद्री वृत्त आपके पास है, एक छोटी वृत्त और आपका क्या होगा, बड़ी वृत्त की बात कर रहा है। एक छोटी वृत्त की बात कर रहा है और एक क्या कर रहा है, बड़ी वृत्त की बात कर रहा है। तो बड़ी वृत्त वाला का जो जीवा है छोटी वृत्त की स्पर्श रेखा है, बड़े वृत्त की जो जीवा है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो भाई बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी, 15, और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या, 9। यदि ये सेंटर है तो यहाँ से इसको मिला देते हैं तो ये 15 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ मिला देते हैं तो क्या होगा, 9। जहाँ 15 और 9, तो यहाँ पर ट्रिपलेट नंबर का कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, 15 के स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो कितना होता है, 12 आ जाता है। यानी ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 12। नहीं तो ट्रिपलेट यदि याद रहता है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये 15 और 9 है, नहीं समझ में आता कि अगला वाला क्या रहा होगा, तो 9 और 15 में 3 कॉमन ले लेते तो 3 और 5, और जहाँ 3 5 वहाँ 4 का कॉन्सेप्ट होता है, तीसरे 3 4 और क्या होगा, 5। अब इस 3 और 4 का गुणा कर लेते कितना होगा, 12। तो किसी भी वृत्त में कोई भी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटती है। भाई लंब इसलिए हुआ कि इसमें एक नियम होता है, किसी भी वृत्त में, छोटे वाले वृत्त की बात मैं कर रहा हूँ, छोटे वाले वृत्त में कर दिया, किसी भी वृत्त में कोई भी स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए यहाँ पर तो लंब कंफर्म हो गया। अब इस वाले में जीवा कहला रहा है ये वाला, तो इसका मतलब ये वाला जो जीवा है इस पर यदि लंब है तो यदि ये 12 है तो यदि कितना होगा, 12, और टोटल मिला के देखें तो 12 12 मिला के कितना होगा, 24, यानी 12 और 12 मिला कितना हो जाएगा, ये 24 पे हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं,
11 वाले क्वेश्चन में कह रहा था ट्रिग्नोमेट्री से cot थीटा बराबर 1/3 में 3 हो तो 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा का मान वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा cot थीटा की यदि बात करें, cot थीटा पर 1/√3 है, तो यहाँ पर cot थीटा बराबर यदि 1/√3 है, cot थीटा में 1/√3 किसका वैल्यू होती है, तो cos 60 अंश की बात होती है। cos 60 अंश बराबर क्या होगा, √3/2। तो इस तरीके से थीटा की जगह पर हमने क्या रखा, 60 अंश रखा। जब थीटा की जगह पर हम लोग 60 अंश रखते हैं, तो 60 अंश रखते हैं तो 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, करने में 3/2 है। यदि मैं इसका वर्ग कर देता हूं तो 3/4 हो जाएगा। भाई मैं उसका वर्ग करें तो कितना होगा, 3/4 बटे 1 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका वर्ग करूंगा तो 1/4 हो जाएगा, ठीक। और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कोसेक बनी साइन का √3/2, कोसेक क्या होगा 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि उसका भी मुझे वर्ग करना है। जब उसका मैं वर्ग करता हूं तो क्या होगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक। अब प्लस सेक थीटा की बात कर रहा है, यदि सेक थीटा की बात यहाँ पर कर रहा है तो सेक थीटा यानी cos थीटा की वैल्यू 1/2 हो तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा 4 दूनी के 8 में से 3 गया, 5 बटे क्या होगा 4, और यहाँ पर क्या 4 एकम 4 में से गया क्या 3 बटे क्या हो जाएगा 4। अब प्लस 3 दूनी के 6, 4 कितना होगा 10 बटा क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 दूनी के 6, 4 10 बटा क्या होगा 3 हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल, 5/3 10/3 15 बटा क्या होगा 3। जब 15/3 हो गया तो 3 से काट दे, 3 × 5 = 15, यानी उत्तर आपका क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। आगे देखिएगा 12 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक है तो बी सी से 25% अधिक है, इसी प्रकार सी डी से 60% कम है, और डी ई से 20% अधिक है, तो ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। अब बताइए कि 20% को हम लोग लिखते हैं 1 क्या होगा 5, और 25% को लिखते हैं 1 क्या होगा 4, 20, 25 और 60% को लिखते हैं 3 क्या हो जाएगा 5, ठीक। यही तो है, बाकी तो और कुछ नहीं है भाई। लास्ट में भी ये 20 है तो वही रख देते हैं। अब हमारे पास कितने लोग हैं भाई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और क्या हो जाएगा यहाँ पर ई हो गया। अब इनमें क्या रिलेशन हो रहा है, ए बी से 20% अधिक है, भाई जाहिर सी बात है ए वाला 20% अधिक है, ए वाला बी से 20% अधिक है। यदि बी को यदि हम 5 मानते हैं तो उसका 20% निकालेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 5 6 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी सी से 25% ज्यादा है, जो बी है सी से 25% ज्यादा है। यदि सी की वैल्यू यदि हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई चलो सी की वैल्यू यदि मैं इसको क्या कहता हूँ 4, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। फिर सी डी से 60% कम है, जो सी है डी से 60% कम है, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, 60% 60 मतलब 5 में से 3 कम कर दोगे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि डी ई से 20% अधिक है, ई वाली वैल्यू कितनी है यदि 5 है तो उससे डी ज्यादा है 20% तो कितना 5 है, 1 बढ़ के कितना होगा 6 हो जाएगा। इस तरीके से इसका कंबाइंड रेशियो आप निकाल लेते हैं। कंबाइंड रेशियो में सीधा सा बात यहाँ पर है, जो 5 यहाँ है वही 5 यहाँ भी भरा जाएगा, यहाँ भी 5 भरा जाएगा, 4 यहाँ है यहाँ भी 4 भरा जाएगा, 5 यहाँ है तो यहाँ भी 5 भरा जाएगा। ये बगल में देखते हैं 5 यहाँ भी भरा जाएगा, ये 2 भरा जाएगा, यहाँ 2 भरा जाएगा, यहाँ 6 है, यहाँ 6 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा हम लोग एक बात को समझेंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कटने लायक हैं। तो ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 दूनी के 4 यहाँ है, 2 दूनी के 4 भी कट जाएगा, ठीक। इसके बाद 5 इसमें भी है, 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 और कुछ मिलने लायक है। 2 से काटते, 2 यहाँ से काटा, 2 यहाँ से काटा, 2 यहाँ से कट जाएगा, 2 यहाँ से फिर अगेन 2 से काट दो, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से काट देते हो, 2 3 क्या होगा 6 हो जाएगा, 2 3 क्या होगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर कुछ नहीं कटने वाला। अब सीधे 36 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 5 से कितना होगा ये 15 हो जाएगा। थोड़ी लेंथी तो है, ठीक है, कैलकुलेशन इसमें आएगा।
अब फिर यहाँ पे क्या होगा, 4 तक कितना होगा, 12 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, 5 दूनी के कितना, सॉरी 4 से 12, 5 दूनी 10 टाइम क्या होगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ कितना होगा, अच्छा हाँ 25 हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि ए डी से 40% कम है। ए और डी के बीच में हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। तो ए और डी के बीच में यही देखिए, ए डी से 40% क्या होगा, कम है। तो जाहिर सी बात है 30 से 30 में यहाँ 18 है, तो कितना कम है, 12 है। किससे है, 30 है, गुणे 100। शायद यही वाला उत्तर भी मिल जा रहा है। 3 चौके 12, 40% क्या होगा, कम है। तो आपके पास क्या होगा, पहला ऑप्शन। नहीं तो भाई डी का बी से रिलेशन निकाल लेते हैं, ई का ए से रिलेशन निकाले, और सी का क्या करते हैं, ए से रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न के, अगला प्रश्न आपका क्या होगा, यदि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 40 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में, सॉरी 6 दिन में पूरा करते हैं, कितने घंटे काम करेंगे। तो भाई 30 व्यक्ति है, 8 घंटा है, दिन कितना होगा 10, 40 व्यक्ति है, कितना घंटा है, दिन कितना 6। यही कॉन्सेप्ट आपका है G1 H1 D1 G2 H2 D2। भाई G मतलब साफ साफ है कि ये ग्रुप है, H मतलब आपका क्या होगा, आवर है, घंटा। D मतलब सीधा सा बात है, डे है। अब वही पर रख दीजिए, ग्रुप घंटा दिन, ग्रुप घंटा दिन, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, 6 पंजे क्या होगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 8 पंजे 40, 5 से 5 कैंसिल, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा 10, क्या होगा 10 उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 14 वाले प्रश्न में कह रहा है कि यदि 8 अंकों की संख्या 342 x 18y6 हो को 72 से विभाजित किया जाता y के सबसे बड़े मान के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहां पर देखिएगा थोड़ा सा, 72 का मतलब होता है 8 9 72। कॉन्सेप्ट है कि भाई 12 6 72 भी होता है, 18 चौक 72 भी होता है, लेकिन हमें वैसे खंड तोड़ना है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर न हो। 72 मतलब 8 9 72। इसका मतलब साफ साफ है कि ये नियम है संख्या पद्धति में, विभाज्यता का नियम में। विभाज्यता के नियम में यदि जो नंबर 8 से और 9 से दोनों से डिवाइड होगा वही आपका नंबर 72 से डिवाइड होगा। ठीक। अब आप ये बता दो कि यदि मैं 8 से डिवाइड करने की बात करता तो नियम 8 से कहता है कि लास्ट के 3 नंबर यदि संख्या 8 से डिविजिबल अथवा 8 से विभाज्य हो जाएगी तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। अब लास्ट के 3 नंबर की यदि बात करें तो 8y6 है। अब बताओ यदि मैं y की जगह पर यदि मैं 0 रखता हूं, y की जगह पर 0 रखूंगा तो देखिए कटेगा नहीं, क्योंकि ये 80 8 से कट जाएगा, लेकिन ये 6 8 से नहीं कटेगा। ठीक। अब हम लोग 1 रखे थे 81, 8 का 8 और 8 दूनी का 16, 1 रखने पर हो जाएगा। फिर 2 रखते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 26 हो जाएगा, 8 से कट ही जाएगा। अब यहाँ 0 6 होगा, नहीं कटेगा। 1 6 16 नहीं कट जाएगा 8 से। फिर यहाँ क्या होगा, यदि 2 6 26 नहीं कटेगा, 3 6 36 वो भी नहीं कटेगा, 5 और 6 कट सकता है, 56 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 9। ठीक। तो हम लोग 0 से लेके 9 तक की संख्या की बात करें, लेकिन बात एक चीज जानते हैं, आपसे सबसे बड़ा बात ये बोल दिया कि y का मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो हम लोग कुछ नहीं करते भाई, y का बड़ा से बड़ा मान की बात करते तो हम सीधा सीधा तो शुरुआत से अरे सॉरी 0 से लेकर के 9 तक के संख्या को भरना होता है। तो जिस तरीके से मैं पहले 9 से रखता था कि यह नंबर 8 से 100% कट गया, यदि मैं यहाँ पर 9 रखता तो 96 वो क्या करेगा 8 से कट जाएगा। तो हम लोग 1 और 5 बाकी लोगों के बारे में विचार नहीं करते। ठीक। तो हमने बस ये समझने के लिए मैंने 3 तो ले लिया, लेकिन मैक्सिमम बात बोला तो क्या होगा 9 होगा। इस 9 के लिए दिया हुआ ये संख्या है, इस 9 के लिए दी हुई जो संख्या आपका है वह संख्या अथवा किससे कटना चाहिए, अब 9 से कटना चाहिए। पहली बात हमने किससे बोला, 8 से डिविजिबल होने के लिए नियम क्या था, लास्ट के 3 नंबर।
9 से डिविजिबल होने के लिए पूरे अंकों को जोड़कर 9 से कट जाना चाहिए। तो 4 3 7 2 9 कट जाएगा 9 से, 8 1 9 यहाँ भी कट जाएगा। y की जगह पर क्या होगा 9 कट ही जाएगा, y की जगह पर देखिए बड़ा से बड़ा में क्या होगा 9 कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा था x और 6 बचा था। तो x प्लस 6, यदि मैं x की जगह पर 3 रख देता तो 6 3 क्या होगा 9, फिर संख्या पूरी कट जाती। इस तरीके से यदि y के बड़े से बड़े मान के लिए x की वैल्यू क्या रखा गया 3, y से बड़े से मान के लिए x की वैल्यू यदि 3 रखा गया, तो आप बताओ यहाँ पर 9x प्लस y है, तो रूट में 9x के जगह पर बताओ क्या रखोगे 3, y की जगह पर क्या रखोगे 9, 9 3 27, 9 कितना होगा 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6। तो दिया हुआ ऑप्शन में क्या हो जाएगा 6 उत्तर हो जाएगा। भाई दी हुई संख्या में आपको यह देखना है कि जो संख्या आपका क्या हो जाएगा 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगी, वह संख्या पूरी किससे विभाजित हो जाएगी 72 से। 8 से विभाज्य होने की बात कर रहा है, तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 नंबर यदि संख्या 8 से कट गए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब लास्ट के 3 नंबर 8y6 की बात किया गया, y की जगह पर हम लोग क्या रखें कि तीनों नंबर आपसे क्या 8 से कट जाए, लेकिन एक संकेत दिया कि y के स्थान पर सबसे बड़ा मान रखना है। तो इसका मतलब सीधा सीधा बात है, यह वाला पद 8 से कट गया कंफर्म हो चुका है, तो आपके पास इन दोनों का मिलाकर के जो संख्या बनती है वो संख्या 8 से कटनी चाहिए। हम यहाँ पर y की जगह सबसे बड़ा मान रखेंगे, तो मैं 9 रखता हूँ, तो 96 y से 8 से कट जाता है, इसलिए मैंने y की वैल्यू सीधे 9 रख दिया। ठीक, अब इस 9 के आधार पर हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, भाई y की जगह पर हमने 9 रख दिया, यदि मैं यहाँ 9 रख देता तो संख्या मेरे पास क्या बन जाती 3 4 2 x 18 9 6। ठीक, और 9 का नियम कहता है कि अंकों को जोड़ने की संख्या 9 से कटेगी, तो 3 4 2 तो कितना होगा 4 3 7 2 9 कट जाएगा 9 से, 8 1 9 कट जाएगा 9 से, 9 से 9 से कट जाएगा, तो x और 6 बचा, x और 6 का योगफल हमारा 9 से कटना चाहिए। तो x की जगह पर हमारा क्या होगा 3 रख देते, तो 3 और 6 मिला के 9 होता, संख्या 9 से कट जाती। इसका मतलब y के 9 के मान के लिए x की वैल्यू क्या है 3, तो y के 9 के मान के लिए x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 3 9 27 प्लस 9 करके 36 है, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना। भाई आप समझते जाइए तो आराम से, क्योंकि नियम आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि नियम, यहाँ पर एग्जाम देने तो बैठे नहीं हैं, आपको क्या करना है प्रैक्टिस कराना है, नियमों को दिखाना है, बताना है कि धीरे धीरे नियम पूरा क्या करे, 2-4 प्रैक्टिस सेट लगाते लगाते क्या होगा पूरा नियम तैयार हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि यदि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 0 है, और थीटा की वैल्यू आपका 0 और 90 के बीच में होगा, तो दीदी ये ऑप्शन में क्या होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपका क्या होगा, एक चूंकि इक्वेशन है और ये आपका क्या होगा थीटा है, तो थीटा का ट्रेंड कोई भी मान रख करके हम इसको डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे कि भाई थीटा के किस मान के लिए ये आपका क्या होगा 0 होगा है, भाई तो सोचना बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे थोड़ा सा कर ले, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक चीज दिमाग में रख लीजिए, ये आपका क्या द्विघात समीकरण की तरह दिखाई दे रहा है, तो हमें पहला टारगेट होगा, कभी भी इक्वेशन वाली बात आए तो पहला टारगेट यही होगा कि यहाँ पर आपका क्या होगा कि जो भी आपके पास साइन हो कॉस है जो भी हो तो उसको किसी एक फॉर्म में रख दे, या तो साइन में रख दे या तो कॉस में रख दे। तो हमने देखा कि कॉस को बदलना होगा, कॉस को साइन बदलना होगा तो यहाँ भी बदलना पड़ेगा, यहाँ भी बदलना पड़ेगा, लेकिन साइन को कॉस बदलेंगे तो आसानी से बदल जाता है, इसलिए हम लोग क्या करें साइन को कॉस में बदल देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या लिख दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अब ये बताओ माइनस 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 हो जाएगा, सॉरी माइनस में प्लस का गुणा माइनस, माइनस क्या होगा प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस का थीटा मिला के क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हो जाएगा। क्लियर है, फिर क्या हो जाएगा आपका यहां से -3 cos थीटा हो जाएगा, ये क्या -1 है ना, +2 और -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपके पास ये द्विघात समीकरण बना, द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट है कि भाई या तो फिर ऐसे बनाना तो बना ही लीजिए, लेकिन हम तो भाई सिंपल सा बना लेते हैं कि भाई 2 और 1 का गुणा कर लेते हैं, दो का ऐसा फैक्टर करे जिनका गुणा करने पर 2 आए और ये जोड़ने पर हमारा 3 आए, तो 2 1 कम 2 2 1 क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट है
यदि माइनस और प्लस टाइप का इक्वेशन यदि द्विघात समीकरण में माइनस और प्लस टाइप इक्वेशन यदि मिलता है तो दोनों हमारा पॉजिटिव होगा, ये भी प्लस में आएगा, ये भी क्या होगा, प्लस में आएगा। ठीक, अब हमने देखा कि cos स्क्वायर थीटा का गुणांक कितना था, 2 था, तो इसमें भी हमने 2 का भाग दिया, इसमें भी 2 का भाग दिया, तो इस तरीके से यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर 1 बटा क्या 2, यानी cos थीटा की जगह पर 1 यहाँ पर है, यहाँ cos थीटा की जगह पर क्या होगा 1 बटे 2 आ गया। अब आप बताओ cos थीटा की जगह पर 1 है तो ये cos 0 की वैल्यू बताएगा, तो हमने तो सीधा सीधा बोला कि भाई ये 0 की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब सीधा सा बात इसकी जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 2, ये किसके लिए है cos 60 अंश के लिए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। जब थीटा बराबर 60 होगा तो सीधे से रख दीजिए 4 कोसेक थीटा cos 60 की वैल्यू क्या, सॉरी कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी 2 बटे करड़ी में 3 और प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई करड़ी में 3, यानी कॉट 60 की वैल्यू क्या 1 बाई करड़ी में 3, तो 4 दूनी 8 है 9 बटे करड़ी में 3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 करड़ी में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे का प्रश्न है, अगला प्रश्न दे रहा है, बीजगणित का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसमें थोड़ा सा इसमें क्या कैलकुलेशन करना है। चलिए यहाँ पर दिया है कि यदि a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर प्लस 18 ऐसा करके दे दिया है सब, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आपका क्या हो भाई निकालना है कि a b c की वैल्यू निकल जाती है, इस पर करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यदि ऐसा प्रश्न होता है तो सभी को एक तरफ कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4b हो जाएगा, देखिए 2 और इसमें गुणा कर देते हैं माइनस 2a, तो माइनस 2a 75 होगा तो प्लस 2a हो जाएगा, और 2 दूनी के 4b होगा तो माइनस b हो जाएगा, माइनस 4b हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 75 करेंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 56 क्या होगा 80 हो जाएगा, और नंबर वाला क्या होगा ये 18 हो जाएगा, ठीक। बहुत सिंपल ट्रिक है भाई, इसको हम डिटेल लगाते हैं तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, हम लोग को कुछ नहीं करना है भाई, a का गुणांक b का गुणांक और c के गुणांकों को हम लोग लिखना है। यहाँ पर हमने कहा कि a b और c है, a का गुणांक 2 है, b का गुणांक -4 है, c का गुणांक -56 है, ठीक। फिर क्या कर लेना है, इसमें 2 का भाग दे देना है। हमने देखा कि यहाँ 1 आया, यहाँ -2 आया, यहाँ क्या माइनस का 28 आया, तरीका समझ आया भाई। यहाँ पर चिन्ह का परिवर्तन कर लेते हैं, जैसे चिन्ह का परिवर्तन हुआ, चिन्ह परिवर्तन, तो जो 1 था तो -1 हो गया, -2 है तो 2 हो गया, और -28 है तो क्या होगा 28 हो जाएगा, बस सीधा सा कुछ नहीं। ये a की वैल्यू दिखा रहा है -1, ये b की वैल्यू बता रहा है 2, ये c की वैल्यू क्या होगा 28, यहाँ क्या 3 गुणे -1 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 7c है ना, तो 7 गुणे, ओहो 1 मिनट आ गया, इसका गुणांक क्या है 1 है, तो इसमें 1 का भाग देंगे, इसका गुणांक कितना होगा 4 है ना, 4 का भाग, इसका गुणांक कितना 49 है, तो 49 का भाग देंगे। अब यहाँ से देखिए, फिर से समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो पहला काम करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका रहता है, स्क्वायर के फॉर्म में दिया हो और ए बी सी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि ए बी सी की वैल्यू पता रहे, रख करके हम लोग सीधा सा क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, सीधा सा बात है कि ए बी सी इसको टोटल सॉल्व करके इसको 75 कर लीजिए, एक तरफ कर लीजिएगा, ए बी सी के गुणांकों को रख लीजिएगा, गुणांक रख लिए, उसमें सबके 2 का भाग दे दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी। चिन्ह का परिवर्तन करें, -1 2 और 28 आ गई, ठीक। इसके बाद हमने क्या करना, क्या कि ए स्क्वायर का गुणांक हमारे पास 1 है, बी स्क्वायर का गुणांक कितना होगा 4 है, सी स्क्वायर का गुणांक कितना होगा 49 का हमने भाग दे दिया, तो यहाँ से क्या होगा 1 बटा क्या होगा 2 -1 1 बटे 2 यहाँ पर है, यहाँ क्या होगा 7 से काटे 7 चौक 28,
7 एकम क्या 7 49 हो जाएगा। अब सीधा रखे 3 गुणे माइनस का 1 प्लस 2b 2 गुणे 1/2 प्लस 7c यानी कि 7 गुणे 4/7 कट जाएगा यहाँ से, कट जाएगा यहाँ से, माइनस का 3 प्लस 1 प्लस 4 4 2 4 5 में से 3 गया कितना होगा 2। तो आपके पास उत्तर कितना होगा सी वाला 2 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। सत्रह वाला क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, थोड़ी कैलकुलेशन है भाई। यहाँ पर बार्ड मास का नियम समझना है, बार्ड मास का नियम। बी मतलब ब्रैकेट होता है, ऑफ ओ मतलब ऑफ, ये डी मतलब भाग हो गया, एम मतलब गुणा हो गया, ए मतलब जोड़ हो गया, एस मतलब क्या होगा घटाना हो जाएगा। ठीक, तो पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, इसके बाद का होगा, फिर इसके बाद भाग होगा, इसके बाद गुणा होगा, फिर जोड़ना है, फिर इसके बाद क्या करना है घटा लेना है। तो यहाँ पर हम ये देखें कि 3/4 भाग्य 3/4 का 3/4, तो पहले भाग होगा कि का वाला होगा, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा का वाला के बाद तो भाग वाला है। तो यहाँ से देखेंगे 3/4 का 3/4 3 3 9 बटे क्या होगा 16 यानी 3/4 यहाँ क्या बन जाएगा ये 9/16। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा वही हाल यहाँ पर देखेंगे, इसका का काटेंगे तो इधर से कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा टोटल मिला के 1/2 निकल के आएगा। ठीक, और यहाँ से देखेंगे तो 2 तेज 6 हो जाएगा, यहाँ टोटल मिला के 5/क्या होगा 9। भाई देखिए क्या क्या मिला 3/4 भागे ये टोटल मिला कितना होगा 9/16, फिर गुणे 4/3 प्लस 5/2 भागे ये टोटल मिला के 1/2 है, फिर माइनस कोष्टक लगा 2/3 प्लस टोटल मिला के 5/9। अब तो आसान है भाई, देखिए जो भाग है उसको गुणा में बदल देते हैं, तो 3/4 गुणे क्या, जैसे ही भाग का चिन्ह यदि गुणा में बनता है तो 9/16 की जगह 16 क्या होगा 9 हो जाएगा, गुणे 4 क्या होगा 3 प्लस 5/2 है तो गुणे 2/1 माइनस इसको सॉल्व करें तो क्या होगा 9 3 दूनी देखिए 3 3 के 6 5 11 हो जाएगा। अब देखिए कैसे कैसे कट रहा है, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 16 क्या होगा 9 प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा तो 5 माइनस 11/9। तो ऐसे में 16 में से 11 घटा कितना हो जाएगा ये 5/9 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस कितना होगा 5, तो 9 × 5 45, 9 × 5 45, 5 कितना होगा 50/9। तो आपके पास कौन सा उत्तर हो जाएगा डी वाला 50/9 हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आपके क्या हो गए अच्छे अच्छे हैं, थोड़ा सा आपका क्या होगा मन लगा के पूरे वीडियो को आप लोग क्या करिएगा देखिएगा। ठीक है, फिर उसमें कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट में अपनी समस्याओं का समाधान भाई समस्या बता दीजिएगा, फिर उसी हिसाब से क्या क्या होगा अगले प्रैक्टिस सेट में रखा जाएगा। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई। किसी संख्या में 90 विद्यार्थी है, सॉरी किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी, उनमें से 70% विद्यार्थी गांव ए से और बाकी का क्या होगा गांव बी से परीक्षा में। ठीक है ना, गांव बी से यहाँ पर लिखना चाहिए था बस, क्यों परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक गांव के ए के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक का क्या होगा 20% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 53 है तो गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि भाई यहाँ पर आपके पास यदि 100 है, सॉरी परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक ए के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक से 20% ज्यादा है। मतलब साफ साफ है कि यदि ए का औसत आपके पास 100 है
तो बी हमारा क्या होगा 120। इन दोनों का औसत फाइनली कितना है, ये 53 है। फाइनली ये कितना है, 53 है। अब यहां से आपका क्या होगा, इसको घटाने के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, इसे क्वेश्चन में क्या होगा, दो अलग अलग औसतों का कंबाइंड औसत दे दिया है, उनका मिश्रण का नियम लगाते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो संख्या की बात आएगी। तो यहाँ कह रहा है कि 70% विद्यार्थी ए में है, यानी ये 70 है, तो यहाँ कितना होगा, ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो यानी 0 से 0 कैंसिल, सात संबंध क्या बन जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, है 10 30। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ऊपर भी हमने यदि एल थोड़ा छोटा किया तो यहाँ क्या होगा, 5 और 6। आपको अच्छी तरीके से पता है कि भाई ये एक से बड़ा हो जाएगा, दूसरे वाले से छोटा होना चाहिए। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट लगाए जिससे एक से बड़ा दूसरे वाले से छोटा हो जाए। और जब ये रेशियो में, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ भाई, इसमें गुणा भी कर सकता हूँ, कुछ भाग भी दे सकता हूँ। हमने यहाँ पर देखा, यहाँ 100 था, यहाँ कितना था, 53 था। एक काम और कर लेते हैं, छोड़िए, यहाँ 100 और 120 है ना। कुछ ऐसा काम कर लीजिए, कुछ ऐसा करिए कि जिससे कि रेशियो हमारा 7 संबंध 3 मिले। रेशियो हमारा कितना मिले, 7 संबंध 3 मिले। लेकिन ये 53 से ये वाला एक तो छोटा होगा, तो ये वाला क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ कन्फर्म है एक बड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या बड़ा, दोनों बड़ा हो रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, 2 से इसको काटते हैं, 50 हो जाएगा, ये क्या होगा 60। तो अब ये तो बता दो कि भाई एक तो छोटा हो गया, दूसरा का बड़ा है, कन्फर्म है। अब बताओ इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 7 का है, क्लियर है। और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 3 का है। मतलब दिए हुए कॉन्सेप्ट को ये बता क्या क्या फुलफिल किया, अर्थात बी वाला कितना है आपका 60 हो जाएगा। तो बी वाले की औसत कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये तो आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट मेथड होगा, कॉन्सेप्ट होगा। बस में फिर से समझते हैं, यदि औसत में बात करते हैं, यदि ए का बी का औसत ए से 20% ज्यादा, यदि इसको 100 कहते थे, 120 हो गया, दोनों का कंबाइंड 53 है। यदि रेशियो देखते हैं तो संख्या आता है, यदि 70% या 30% रेशियो बना, संबंध क्या होगा, 3। तो ऐसा किया जाए कि जिससे कि हम ये देखिए कि 53 से एक छोटा होना चाहिए और 53 से एक वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ा होना चाहिए। हमने देखा कि ए वाली वैल्यू 100 है और बी वाली वैल्यू कितनी 120 है। कहाँ 53 से छोटा बड़ा की बात कर रहा है। तो क्या किया जाए, कुछ ऐसा करो जिससे कि हमारा क्या होगा, एक 53 से क्या होगा, छोटा हो जाए, दूसरा का 53 से आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाए। तो ऐसे में देखिए, यदि मैं इसको आधा कर लेता तो 50 और 60 कन्फर्म हो गया भाई कि ये 50 और ये 60 है, 53 से छोटा और 53 से क्या बड़ा। और इन दोनों के बीच का तिर्यक अंतर देखते हैं, तो 60 53 का अंतर कितना होगा, 7 का, और 50 53 का अंतर कितना, 3। मतलब क्या होगा, दिए हुए बातों को क्या किया, संतुष्ट किया। इस तरीके से बी वाली वैल्यू आपका क्या होगी, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 10% छूट देने के बाद भी इसे 360 रुपए में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती है तो 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया। भाई देखिए साफ साफ है, यदि आपका क्या होगा, 25% लाभ कमाना है और वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये बात कह रहा है। लेकिन एक छोटा सा बात का, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 10% छूट देने के बाद इसे 360 रुपए में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि छूट नहीं दी जाती है तो एमआरपी ही उसकी क्या कहलाएगी, सेलिंग कहलाने लगेगी। एमआरपी ही उसकी क्या कहलाएगी, सेलिंग कहलाने लगेगी। अब ये बताइए, एमआरपी मुझे निकालना होगा, तो एमआरपी क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य निकालना। एमआरपी का क्या 10% छूट यानी 90 पर कितना होगा, 360 है। तो एमआरपी हमारे पास कितनी होगी, ये 400 की। मतलब साफ साफ सेलिंग प्राइस जब क्या एमआरपी के आधार पर कितना होगा, 400। वो कब होगी, 25% लाभ पर होगी, किसके, क्रय मूल्य के। तो क्रय मूल्य का 125% बराबर भी क्रय मूल्य कितना, 400। तो 25 पंजे 25 चौक के 100, इससे काटेंगे 80 हो जाएगा, 8 चौक के 32। तो क्रय मूल्य कितना होगा, 320 हो जाएगा, ठीक है ना। क्रय मूल्य आपका क्या होगा, 320 हो जाएगा, ठीक।
अगला प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। ये करड़ी आपका क्या होगा, ये यहाँ तक है केवल, ये करड़ी से बाहर है, ये भी करड़ी से क्या होगा, बाहर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये देखा गया कि ये कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, √3x का क्यूब दिखाई दे रहा है। यहाँ √2y का क्या होगा, क्यूब है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी कन्फर्म हो चुका है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, दूसरे पृष्ठ में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। तो a की जगह पर कंफर्म हो चुका है, a की जगह पर कितना होगा, √3, ठीक। b की जगह पर कितना होगा, √2, सॉरी b की जगह पर नहीं, कंपेयर करेंगे तो a की जगह पर आपका क्या होगा, a की जगह पर √3 हो जाएगा। देखिए इसको यही बोले ना, ax², देखिए a² मतलब ये सीधा सा बात है, ठीक, और b² मतलब ये सीधा सा बात है, a भी मतलब यहाँ पर बात है, ठीक। तो प्रथम पद का वर्ग माइनस दोनों पदों का गुणनफल प्लस क्या होगा, द्वितीय पद का वर्ग। यदि कंपेयर कर देते हैं, प्रथम पद का वर्ग की जगह पर हम यहाँ पर ही रख दे कि प्रथम पद का वर्ग यानी √3x का क्या होगा, वर्ग किसके बराबर, ax² के, ठीक है। और प्रथम और द्वितीय का गुणन यानी करड़ी में 3x गुणे करड़ी में 2y का गुणन माइनस bxy है। और इसके बाद द्वितीय पद का वर्ग करेंगे यानी क्या हो, √2y का क्या होगा, स्क्वायर बराबर क्या होगा, cy²। इस तरीके से कंपेयर कर लीजिए। तो a की जगह पर कितना होगा, 3 आएगा, और यहाँ b की जगह पर 3 दूनी के 6, और माइनस का आएगा करड़ी में 6 हो जाएगा, और c की जगह पर कितना हो जाएगा, तो करड़ी 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब आपके पास है a², मतलब साफ साफ है कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस b² 6, 2 दूनी के 4, 9 4 13 में से 6 गया, 7 6 13 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत सिंपल सा है। इसका प्रमेय लगेगा, किसी भी त्रिभुज में ABC कह रहा है कि AC पर, AB और AC पर दो बिंदु D और E है, D और क्या होगा, E है। तो कह रहा है कि D समांतर क्या होगा, BC है, सॉरी BC, D समांतर क्या होगा, BC। जब D समांतर BC आपका हो गया, तो यहाँ से हमने देखा कि D की लंबाई यदि 3 है, अब BC की लंबाई कितनी हो, 5 होगी। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल कितना होगा, DCB का क्षेत्रफल कितना होगा। तो किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, तो किसी भी त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं पर 2 पॉइंट ले लिया गया है। तो किसी भी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ठीक, यह एक छोटा त्रिभुज होगा, एक बड़े वाला त्रिभुज होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप बन जाते हैं, इसलिए ADE समरूप त्रिभुज क्या होगा, ABC का। अब यहाँ पर ADE की बात करेंगे, यदि समरूप होगा तो इसके एरिया की बात करें, 3 का स्क्वायर और क्या होगा, ये 5 का स्क्वायर है, 9 यहाँ क्या होगा, 25 हो जाएगा, क्लियर है। तो भाई टोटल यदि आपके पास 25 है, जिसमें यदि यह वैल्यू कितनी होगी, 9 हो गई, टोटल 25 है, ये वाली वैल्यू एरिया 9 हो गई, तो ये वाली वैल्यू आपका एरिया कितना हो, टोटल 25 में से 9 घटाए कितना होगा, 16 हो जाएगा। यानी साफ साफ लग रहा है
त्रिभुज आपके पास क्या होगा, ए डी ई का जो क्षेत्रफल होगा और चतुर्भुज क्या हो जाएगा, डी ई सी डी का जो क्षेत्रफल होगा 9 क्या बन जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे वाले 22 वाले क्वेश्चन में कॉट थीटा बराबर बटे क्या होगा, इतना दे दिया है तो किसके बराबर हो जाएगा, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बटे क्या होगा, साइन थीटा। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। 1 माइनस साइन थीटा रख लो अब यहाँ पर। अब आप बताओ 1 अपन क्या होगा, कॉस थीटा ही बोलोगे ना सेक थीटा को, और यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बोलोगे आप। फाइनली यदि देखा जाए तो कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा बटे क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पर हमने एक बात देखा कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के, यहाँ क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा के बटे कॉस थीटा हो जाएगा। एक कॉस थीटा से कट जाएगा, तो यहाँ कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा से कैंसिल, 1 अपॉन क्या होगा साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक थीटा के बराबर, तो क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, और नहीं तो आप क्या करेंगे, 3 4 5 वाला रेशियो निकालेंगे, फिर ऑप्शन में क्या करेंगे, मैच करा देंगे। ठीक, 3 4 5 का रेशियो कॉन्सेप्ट से बनाते, 3 4 5, इसको लंब, इसको आधार, इसको कण बोल देते। 3 4 5 में आपका देखिए कॉट थीटा 4/3 बन जाता, 1 माइनस साइन थीटा 3/5 हो जाता। ठीक, सेक थीटा मतलब क्या होगा, कण बटे आधार 5/4 हो जाता, फिर क्या हो जाता 3/4 होता, 5 3 8/4 यानी 4/3 हो जाता है। यहाँ पर 5 एकम 5 में से 3 गया, 2/5 हो गया, गुणे 5 3 8, 8/4 करेंगे तो क्या 2, तो यहाँ से देखेंगे तो 4/3, यहाँ 2 दूनी के 4/5 कट जाएगा, ये पलट के ऊपर 5/3, 5/3 किसका बन जाएगा 3/5 साइन का, उसका उल्टा कॉसेक हो जाता है, कॉसेक आपको उत्तर मिल जाता है। ठीक है ना, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं इसको। इस वाले प्रश्न में देखते हैं, किसी लंबवृत्तीय शंकु की आयतन इतना दे दिया, यदि इसकी लंबाई इतना है तो इसके आधार का क्षेत्रफल कितना, किसी भी शंकु की आयतन मानो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, आधार, पाई आर स्क्वायर आधार हो जाएगा। ठीक, तो वो क्या होगा 924 की। ठीक, तो यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर 18 924 हुआ, 3 छक 18, 6 से इसको काट देगा तो 100 क्या होगा 54, तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154 हो जाएगा। ठीक है, रेडी आई थे। असल में आपका दे दिया है कि 24 अप्रैल महीने, सॉरी 24वां क्वेश्चन है, अप्रैल महीने में एसी के वास्तविक उत्पादन 5 महीने के दौरान औसत लक्ष्य उत्पादन से कितना % अधिक है। तो 5 महीने का लक्ष्य उत्पादन देखेंगे तो टोटल हमने लक्ष्य को जोड़े तो 60 30 80 90 100, 60 30 80 90 100 जोड़ देंगे तो 36 9 90 90 और 80 जोड़ेंगे तो 170 और 170 जोड़ देते हैं, फिर ऐसे जोड़े, चलिए कोई बात नहीं, 6 3 9
9 8 17, 17 9 26, 26 10 कितना होगा 36। कुल मिलाकर के टोटल 360 में 5 का भाग दे तो औसत तो क्लियर हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये 72। ठीक। और अप्रैल में वास्तविक की बात कर रहा है तो अप्रैल में वास्तविक देख लेते हैं, वास्तविक कितना है 80 है। अप्रैल माह में, अप्रैल में वास्तविक कितना है 80 है। तो क्या कह रहा था कि अप्रैल महीने में एसी मशीनों का वास्तविक उत्पादन 5 महीनों के दौरान औसत लक्ष्य उत्पादन से कितना अधिक है। तो भाई देखिए अप्रैल में 80 था, लक्ष्य का आपका क्या औसत कितना 72 है, कितना ज्यादा है 8। किससे बोला था औसत उत्पादन से, यानी कि 72 से कितना परसेंट हो जाएगा 8 9 72 हो जाएगा। 9 से इसको काटे तो 11 से 1 क्या बन जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपका उत्तर 11 से 1/9 मिल जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन 25वां है। 25वां वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि किस महीने में एसी मशीनों का वास्तविक उत्पादन लक्ष्य उत्पादन से 25% ज्यादा है। यानी कि जो आपका क्या एक्चुअल वैल्यू है और टारगेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू टारगेट वैल्यू से 25% ज्यादा है। टारगेट यदि 100 तो 125 है, यानी सीधा सीधा बात यदि ये 5 है तो ये कितना होगा 4। एक्चुअल और टारगेट के बीच में 5 संबंधित 4 का रेशियो होना चाहिए। एक्चुअल और टारगेट के बीच में यहां देखिए 7 संबंधित 6 है, नहीं होगा। यहाँ 5 संबंधित 3 है, नहीं होगा। यहाँ देखिएगा 100 और 80 है तो यहाँ क्या होगा 100 और 80, तो जो देखेंगे तो 20 5 20 चौके 80, 5 संबंधित 4। कौन सा महीना है मार्च का है, तो मार्च महीने में आपका क्या होगा। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने 25 प्रश्न देखा, एक साथ देखा। थोड़ा सा भाई आपको समय तो लगा ही, और आप इस पर क्या घबराने की जरूरत नहीं। धीरे 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 आपकी स्पीड को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। पहले थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी विधिवत चीजों को विधि से को क्या बताया जाएगा, और आपको धीरे धीरे आपका क्या होगा, करीब करीब हमारा एकदम टारगेट है कि भाई कम से कम आपका क्या होगा 25 तो प्रीवियस ईयर आपका करा दिया, जो पिछले बार में 25 सेट तैयार हुआ था, 25 तो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पूरा करा दिया जाए। ठीक है ना। थैंक यू।